हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग ज्योग्राफी के अंदर एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। ज्योग्राफी में पिछली क्लास में हम लोगों ने अर्थक्वेक पढ़ा था। उसके बाद आज हम उसी से संबंधित है, प्लेटों से संबंधित है वॉल्केनो। तो आज हम लोग बात करेंगे वॉल्केनो की। टॉपिक का नाम वॉल्केनो। वॉल्केनो। अब हम इसमें बताएंगे आपको कैसे वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं। वॉल्केनो यानी ज्वालामुखी। हम ज्वालामुखी के बारे में आज बात करेंगे। ज्वालामुखी, ज्वालामुखी के बारे में हम बात करेंगे। ज्वालामुखी, अब इसमें हम लोग बात करेंगे, सारी बातें करेंगे, जैसे ज्वालामुखी कैसे आते हैं, कौन सा वो टाइप है जिससे ज्वालामुखी आते हैं, वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं, कहाँ ज्वालामुखी आते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इन सब बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी की सरफेस है। हर चीज आराम से पढ़ेंगे ताकि समझ में हमें आ जाए, डिटेल से बात करेंगे। तो ये हमारी पृथ्वी की बाहरी सतह है, ये क्रस्ट वाला पार्ट है और ये 100 किलोमीटर की गहराई में है। इसको लिख देते हैं हम यहाँ पे क्रस्ट, और इस क्रस्ट को हिंदी में भूपर्पटी कहते हैं, भूपर्पटी या क्रस्ट कहते हैं। और ये 100 किलोमीटर तक होता है, 100 किलोमीटर। और इसी क्रस्ट वाले पार्ट में प्लेट्स होती हैं। दूसरा कलर लेते हैं, यहां पर ये प्लेटें हैं। जैसे हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना में आपसे डिस्कस किया था कि पृथ्वी की क्रस्ट जिसे भूपर्पटी कहते हैं, इसमें प्लेटें पाई जाती हैं। ये सब प्लेट्स हैं, ये सब प्लेटें हैं। और इनके नीचे जो अगला मंडल है, वो मंडल जो है इसी में मैग्मा भरा होता है। ये है मैग्मा, ये मैग्मा है। और ये जो मैग्मा होता है ये सेमी लिक्विड कंडीशन में होता है। सेमी लिक्विड का मतलब होता है ना तो सॉलिड है ना तो लिक्विड है, मिक्स है। यानी अर्ध तरल अर्ध ठोस अवस्था में मैग्मा भरा होता है। इसको यहां पर हम मैग्मा कहते हैं। मैग्मा को हिंदी में भी मैग्मा ही कहा जाता है। गाढ़ा अर्ध तरल अर्ध ठोस मटेरियल है ये। इस मैग्मा के अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। इसका टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1200 डिग्री सेल्सियस तक होता है। 1000 से 1200 डिग्री, लगभग 1100 या 1200 डिग्री सेल्सियस तक इस मैग्मा का टेम्परेचर होता है। जब दो प्लेटें आपस में एक दूसरे से हिट करती हैं, मान लीजिए सपोज दैट ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट, इसमें एक प्लेट बड़ी है, दूसरी प्लेट छोटी है। तो जो प्लेट बड़ी होगी, देखिए दोनों ही 100 किलोमीटर तक हैं, ठीक। जो प्लेट बड़ी होगी वो जाहिर सी बात है भारी होगी, और जो प्लेट छोटी होगी वो हल्की होगी। यानी जहां छोटी प्लेटें हल्की होती हैं वहीं बड़ी प्लेटें भारी होती हैं। तो जब अर्थ रोटेट करती है, हमारी अर्थ एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है, यानी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। और हमारी पृथ्वी जब घूमती है तो इसकी स्पीड यानी घूर्णन गति जो है वो 1675 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक घंटे में हमारी पृथ्वी 1675 किलोमीटर घूम जाती है। यानी स्पीड बहुत ज्यादा है, हमको महसूस नहीं हो रहा क्योंकि हम पृथ्वी पर रहते हैं, ऊपर से गुरुत्वाकर्षण बल का इफेक्ट है। तो यहां पर क्या है कि जब पृथ्वी रोटेट करेगी और अर्थ के रोटेशन की वजह से ये दोनों प्लेटें यानी जितनी भी प्लेटें होंगी वो भी मूव करेंगी। तो जब सपोज करिए ये हल्की प्लेट है, स्पीड में चलेगी, भारी प्लेट है, स्लो चलेगी, और जब दोनों की टक्कर होगी, जब दोनों प्लेटें टकराएंगी तो टकराने की वजह से हल्की वाली, ये हल्की है ये भारी है, दोनों ही प्लेटें जब टक्कर करेंगी तो भारी प्लेट नीचे आएगी, हल्की प्लेट ऊपर जाएगी। भारी प्लेट जैसे ही नीचे आएगी इस मैग्मा के संपर्क में आएगी। इस मैग्मा वाले स्थान को हम कहते हैं एस्थेनोस्फीयर।
एस्थेनोस्फीयर को हिंदी में दुर्बल मंडल कहते हैं, दुर्बल मंडल, एस्थेनोस्फीयर या दुर्बल मंडल कहते हैं। और इस दुर्बल मंडल में मैग्मा भरा है सेमी लिक्विड कंडीशन में, ठीक है। तो जब दोनों प्लेटें टकराती हैं, भारी प्लेट नीचे आएगी, हल्की प्लेट ऊपर जाएगी, तो भारी प्लेट जैसे ही मैग्मा के संपर्क में आएगी, मैग्मा के संपर्क में आएगी, ये बहुत तेजी के साथ मेल्ट होने लगेगी, पिघलने लगेगी। और जब ये पिघलने लगेगी तो पिघलने से क्या होगा, मैग्मा बढ़ेगा। मैग्मा कहाँ बढ़ेगा, इस लेयर में मैग्मा बढ़ेगा, क्योंकि इसी में मैग्मा भरा है एस्थेनोस्फीयर या दुर्बल मंडल में। और जब इसमें मैग्मा बढ़ेगा तो मैग्मा बढ़ने की वजह से इस मैग्मा का अब स्टार्ट होगा एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट कैसे, कि जो प्लेट बड़ी थी वो तो मैग्मा पिघल पिघल कर मैग्मा बढ़ा रही है, लेकिन जो हल्की थी वो ऊपर जा रही है, तो ऊपर जा रही है तो इसके एक सिरे पर मैग्मा चिपकता जाएगा, यानी जो हल्की प्लेट थी उसके एक सिरे पर मैग्मा चिपकने से ये भारी प्लेट हो जाएगी, और जो भारी थी, बड़ी थी, वो पिघल पिघल कर छोटी हो रही है, यानी वो प्लेट हल्की हो जाएगी। यानी जब दोनों प्लेटों की आपस में टक्कर होती है तो बड़ी और भारी प्लेट जो होती है वो नीचे आती है, हल्की प्लेट और छोटी प्लेट होती है वो ऊपर जाती है। जो भारी प्लेट होती है जैसे ही वो मैग्मा के संपर्क में आती है वो मेल्ट होना स्टार्ट होती है, पिघलने लगती है, और पिघलने से मैग्मा बढ़ता है इस लेयर में, एस्थेनोस्फीयर या दुर्बल मंडल में। और जब मैग्मा बढ़ता है तो कुछ मैग्मा प्लेटों, जो छोटी प्लेट थी उसके एक सिरे पर, जो नीचे सिरा है उसमें चिपकता जाता है, यानी वो प्लेट बड़ी होती जाती है। यानी जो छोटी थी वो बड़ी हो रही है, और बड़ी थी वो पिघल पिघल कर छोटी हो रही है। एक तो ये एडजस्टमेंट हो गया। दूसरा एडजस्टमेंट होता है कि इसके बाद बावजूद भी मैग्मा ज्यादा बनता है, ठीक है, क्योंकि लेयर ये 100 किलोमीटर की मोटी जिसकी लंबाई है और इस चौड़ाई है, उसकी लंबाई तो बहुत ज़्यादा हो सकती है, हजारों किलोमीटर से लाखों किलोमीटर हो सकती है। तो यहाँ पर मैग्मा बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ता है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अब एक तो एडजस्टमेंट हुआ, छोटी वाली प्लेट के एक सिरे पर चिपकने से रचना बनी, ठीक है, रचनात्मक किनारे बने। और फिर क्या होगा, ऊपर की ओर अब मैग्मा फ्लो करेगा। कैसे, क्योंकि जब हमने भूकंप में आपको बताया था कि दो प्लेटें जैसे ही आपस में हिट करती हैं, यहां पर मान लीजिए एक बिंदु बनता है, इस बिंदु पर यहीं से अर्थक्वेक की स्टार्टिंग होती है, और इस बिंदु का नाम हमने आपको बताया था, इसे हम फोकस कहते हैं। वो भूकंप में बताया था अर्थक्वेक के अंदर, लेकिन अभी हम लोग वोल्केनो पढ़े, तो थोड़ा ध्यान से देखना। तो यहां पर बनता है फोकस भूकंप के अंदर, और इस फोकस के ठीक ऊपर पृथ्वी की सरफेस के ऊपर एक दूसरा बिंदु बनता है जिसको हम लोग एपिसेंटर यानी अधिकेंद्र कहते हैं। अब देखिए, वो तो भूकंप में था, अब ज्वालामुखी में क्या होता है, जैसे ही दो प्लेटें टकराएंगी तो फोकस बनेगा, लेकिन प्लेटें टकराने के बाद रुक नहीं जाती, प्लेटें पीछे शिफ्ट होती हैं। और जैसे ही टकराएंगी फोकस बनेगा, लेकिन जैसे ही प्लेटें पीछे शिफ्ट होंगी, इन दोनों प्लेटों के बीच में रैप्चरिंग होगी, दरार पड़ेगी। और जब इनके बीच में दरार पड़ेगी तो मैग्मा के निकलने के लिए एक वे बन जाएगा, एक पथ यानी एक रास्ता बन जाएगा। और जब एक रास्ता बन जाएगा तो मैग्मा बहुत तेजी के साथ ऊपर की ओर फ्लो करेगा। जैसे मान लीजिए कि यहां पर ये मैग्मा है, चलिए हम बना दे रहे हैं, और यहां से ये मैग्मा ऊपर की ओर फ्लो कर रहा है। तो जब तक ये जमीन के अंदर है तब तक तो हम इसे मैग्मा ही कहेंगे, लेकिन जैसे ही ये ऊपर जाएगा, इसी मैग्मा को हम लोग लावा कहते हैं। यानी ज्वालामुखी से कभी भी मैग्मा नहीं निकलता, ज्वालामुखी से हमेशा लावा निकलता है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। वॉल्केनिक इरप्शन में हमेशा जब तक अंदर मटेरियल है तब तक हम उसे मैग्मा के नाम से जानेंगे, लेकिन जैसे ही वो अर्थ की सरफेस के ऊपर आएगा उसे हम मैग्मा नहीं कहेंगे, उसे हम लावा कहेंगे। यानी ज्वालामुखी से हमेशा लावा निकलता है। इस बात को ध्यान में समेट लीजिए, आप एकदम सेव कर लीजिए हार्ड डिस्क में, ठीक है, सुपर कंप्यूटर में अपने। अब देखिए क्या होगा, जैसे ही प्लेटें शिफ्ट होंगी, टकराएंगी, टकराने के बाद वापस होंगी, रैप्चरिंग होगी, दरार पड़ेगी और लावा मैग्मा ऊपर की ओर जाएगा। और जैसे ही ऊपर की ओर जाएगा तो एक जगह ऐसी होगी जमीन पर जहां से सबसे पहली बार लावा
ऊपर निकलेगा। अभी तो मैग्मा है, लेकिन जब ऊपर निकलेगा तो ये एक बिंदु बनेगा, एक प्लेस होगा कोई। ये एक ऐसा प्लेस है जहां से सबसे पहली बार लावा जमीन पर निकलेगा, ये वाला प्लेस। दोस्तों इस प्लेस को हम लोग कहते हैं माउथ। क्या कहते हैं? माउथ। ये माउथ है, मुंह है इसका। मुंह है मतलब यहां से वॉल्केनिक इरप्शन होगा, ज्वालामुखी उद्गार होगा। वॉल्केनिक इरप्शन मींस ज्वालामुखी उद्गार। वॉल्केनिक इरप्शन, हिंदी में कहेंगे ज्वालामुखी उद्गार। ज्वालामुखी उद्गार, वॉल्केनिक इरप्शन मींस ज्वालामुखी उद्गार। उद्गार का मतलब होता है ज्वालामुखी का उद्गार होना, यानी निकलना, यानी लावा का निकलना। तो जब तक अंदर है तब तक मैग्मा, बाहर जाएगा तो लावा, और इसी निकलने की प्रक्रिया को हम कहते हैं वॉल्केनिक इरप्शन या ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है। ठीक है, अब देखिए कैसे होता है ज्वालामुखी उद्गार। ये वाली चीज यानी जहां से सबसे पहली बार जमीन के ऊपर लावा निकलेगा उस स्थान को तो हम लोग माउथ कहते हैं। ठीक है ना। और इस माउथ के नीचे देखिए हम बना दे रहे हैं ये वाला प्लेस। इस माउथ के नीचे ये वाला स्थान दिख रहा है, इस स्थान को, ये वाला पूरा इतना पार्ट 100 किलोमीटर वाला, इसी को हम लोग कहते हैं, ये है नेक। नेक, नेक माने गर्दन, गला। तो ये इसकी नेक है वॉल्केनो की, और ऊपर जहां से वॉल्केनिक इरप्शन होगा यानी लावा सबसे पहली बार जमीन के ऊपर आएगा, ऊपर जैसे ही आएगा, नीचे है तो मैग्मा, ऊपर है तो लावा, और जैसे ही लावा ऊपर आएगा तो कहीं ना कहीं से निकलेगा, जहां से निकलेगा वही उसका माउथ कहलाएगा, यानी मुंह कहलाएगा, और उस माउथ के नीचे नेक होगा। अब ये तो अलग अलग हैं, लेकिन अगर हम इन दोनों को एक साथ पढ़ना चाहें, यानी माउथ प्लस नेक की हम बात कर रहे हैं, यानी इसमें क्या है, माउथ भी है और नेक है, इसी दोनों को हम कहते हैं डायथ्रम। डायथ्रम, ये है डायथ्रम। और इस डायथ्रम में माउथ प्लस नेक है। माउथ प्लस नेक को हम लोग कहते हैं डायथ्रम। इतना समझ में आया? आगे बात करते हैं, ध्यान से देख लीजिए कि जहां से सबसे पहली बार लावा बाहर निकलेगा उसको हम माउथ कहेंगे, और उस स्थान से नीचे वाला जितना भी स्थान होगा इस पूरे क्षेत्र को हम 100 किलोमीटर को हम नेक कहेंगे, और अगर दोनों को एक साथ पढ़ें तो उसे हम डायथ्रम कहेंगे, यानी डायथ्रम में माउथ भी होगा और नेक भी होगा। माउथ प्लस नेक इज इक्वल टू माउथ प्लस नेक इज इक्वल टू डायथ्रम। ये डायथ्रम है, बात समझे? अब देखिए आगे बात करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए अगेन फिर से बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अब हमको बनाना है उसके आगे का, इसलिए बना रहे हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए एक ही बार में, दोबारा कभी पढ़ना ही ना पड़े। ठीक है, ये हमारी प्लेटें हैं, और इन प्लेटों के नीचे यहाँ पर ये लावा भरा है, यानी मैग्मा भरा है। अभी तो लावा हम कहेंगे नहीं, तो हम इसको मैग्मा के नाम से जानेंगे। ये अभी मैग्मा भरा है यहाँ पे, और इस मैग्मा वाले स्थान को हम लोग कहते हैं एस्थेनोस्फीयर। अभी पिछले वाली स्लाइड में हम लोगों ने डिस्कस किया, देख लीजिए आप, ये एस्थेनोस्फीयर या दुर्बल मंडल है,
और ऊपर प्लेटें हैं। वही हम लोग बात किए हैं कि ये प्लेटें हैं, यहां पर माउथ होगा, ये नेक होगा और दोनों को मिलाकर हम डायथ्रम कहेंगे। अब अगला चरण, अगले में क्या होता है, जैसे ही वॉल्केनिक इरप्शन होगा तो वॉल्केनिक इरप्शन में क्या होगा, अब ये जो मैग्मा है, ये वाला मैग्मा वाला पार्ट है, मैग्मा है, और ये मैग्मा जैसे ही जमीन के ऊपर निकलेगा, देखिए मैग्मा निकल रहा है, यानी प्लेटें टकराएंगी, टकराने के बाद जैसे ही प्लेटें पीछे हटेंगी, दोनों प्लेटों के बीच में दरार पड़ेगी, रैप्चरिंग होगी, और यहां से ये जो मैग्मा है, अभी तक तो मैग्मा है, लेकिन जैसे ही अब यहां से ऊपर उठेगा, इसी को हम लावा कहेंगे। मान लीजिए कि ये इतना ऊपर गया, देखिए हम इसलिए बता रहे हैं ऊपर गया क्योंकि बहुत फ्लो में, फोर्स में निकलते हैं ये। क्यों फोर्स में निकलते हैं, इसके पीछे भी रीजन है। रीजन ये होता है कि यहां पर साइड में क्रूड ऑयल होता है, क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल, यहीं पर नेचुरल गैसेस भी होती हैं, नेचुरल गैसेस, यहीं पर स्टीम भी होती है। नेचुरल गैसेस, स्टीम, क्रूड ऑयल, ये सब चीजें यहीं पर होती हैं, और जब इनका फोर्स लगता है तो बहुत तेजी के साथ लावा जमीन के ऊपर निकलता है। निकलेगा तो बहुत तेजी से फोर्स बनाएगा, तेजी के साथ जाएगा, लेकिन एक ऐसा मोमेंट आएगा कि जब उसका ऊपर जाने की स्पीड स्लो होगी और उसके बाद वो रुकेगा, उसके बाद वापस क्या होगा, पृथ्वी की सरफेस की ओर आएगा। क्यों, क्योंकि पृथ्वी के सेंटर पार्ट जिसे हम कोर यानी इनर कोर कहते हैं, वहीं से एक ग्रेविटेशनल फोर्स जनरेट हो रहा है, और वो जनरेट हो रहा है इसलिए क्योंकि हमारी अर्थ एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है। तो यहां पर जो लावा ऊपर जा रहा था, जैसे ही गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव लगेगा, यानी लग तो यहां भी रहा है लेकिन स्पीड में है तो स्पीड बनाए रखेगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि अब इसका ऊपर जाना रुकेगा और ये वापस जमीन पर आने की कोशिश करेगा। दोस्तों यहां पर अलग अलग संरचनाएं भी बनती हैं। तो ये संरचनाएं हैं जैसे फैकोलिथ, बैथोलिथ, सिल, डाइक, ऐसे बहुत सारी संरचनाएं बनती हैं, कभी डिस्कस करेंगे फिर। तो यहां पर ये जो लावा है, अभी तक तो मैग्मा था, ऊपर लावा है, और जब लावा ऊपर जाएगा तो एक समय आएगा कि वापस पृथ्वी पर आएगा, तो कुछ ऐसी संरचना बनेगी, यानी जाने के बाद ये वापस भी आएगा, और वापस कहाँ आएगा, जमीन पर आएगा, तो कुछ ऐसी संरचना बनेगी। तो ये जो संरचना है, इसी संरचना को हम लोग माउंटेन्स कहते हैं। ये माउंटेन कुछ ऐसा माउंटेन बनाएगा, तो ये माउंटेन बन रहा है। लेकिन दोस्तों माउंटेन बनने के पहले इसमें एक और कंडीशन होती है। देखिए दो प्रकार से लावा निकलता है, तो हम आपको दोनों प्रकार पहले समझा देते हैं, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं, ठीक है। दो प्रकार, देखिए दो प्रकार कैसे, जब लावा होगा और लावा में कंडीशन होती है, अगर लावा में सिलिका की मात्रा कम होगी तो अलग तरीके से लावा बिहेव करेगा, अगर सिलिका की मात्रा ज्यादा होगी तो लावा की बिहेवियर अलग होगा। जैसे पहली कंडीशन है, कंडीशन नंबर 1, लावा में सिलिका कम है, लावा में सिलिका की मात्रा कम हो तो क्या होगा, डाइल्यूट होगा, डाइल्यूट कंडीशन होगी, ठीक। पतला होगा, पतला, डाइल्यूट कंडीशन होगी, डाइल्यूट कंडीशन, पतला होगा। और जो पतला होगा तो जैसे ही यहां से निकलेगा कुछ इधर बहेगा, कुछ इधर बहेगा, पतला है ना इसलिए बहेगा, फिर निकलेगा, अब इस लेयर के ऊपर दूसरी लेयर लगाएगा, इधर बहेगा, फिर निकलता ही रहेगा, फिर लेयर के ऊपर एक और लेयर, इधर भी लेयर, यानी कुछ ऐसी संरचना बनेगी, फिर निकलेगा, तो बार बार लेयर के ऊपर ऐसे लेयर लगाता चला जाएगा, ये ऐसे लेयर के ऊपर लेयर लगेगी। तो
तो आप जरा ध्यान से देखो, ये एक ऐसी एक सरफेस नहीं बनी संरचना, एक आकृति इस प्रकार से, और यही जो आकृतियां होती हैं इसी को हम लोग प्लेटू कहते हैं। प्लेटू यानी पठार। तो जब ऐसी संरचना बनती है तो हम कहते हैं कि ये ज्वालामुखी पठार है, वॉल्केनिक प्लेटू है, वॉल्केनो से बना है, तो ये ज्वालामुखी पठार बनेगा, ज्वालामुखी पठार, ज्वालामुखी पठार। और ज्वालामुखी पठार में दुनिया में एक ऐसा पठार यानी प्लेटू है जो ज्वालामुखी से बना यानी लावा से बना है, और वो दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पठार है जो कि इटली देश में है, और इसका नाम है नेपल्स का मैदान। नेपल्स का मैदान। देखिए है पठार लेकिन नाम क्या दिया गया, मैदान। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा है, इतना बड़ा पठार और कोई है नहीं दुनिया में जो ज्वालामुखी से निर्मित हो यानी लावा से बना हो, लेकिन ये एक है उदाहरण जिसका नाम है नेपल्स का मैदान। और अगर देश की बात की जाए तो दोस्तों ये जो नेपल्स का मैदान है ये इटली देश में है, इटली में है। इटली देश में स्थित नेपल्स का मैदान दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी से निर्मित पठार है पठार, लेकिन नाम दिया जाता है मैदान का क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है, इसीलिए कहते हैं मैदान है ये। जैसे मैदान बहुत लंबे लंबे होते हैं, फील्ड होते हैं लंबे लंबे, वैसे ही इसका भी एरिया बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हम इसको पठार ना कह के कहते हैं मैदान। है पठार लेकिन कहते हैं मैदान। तो ये एक तो पहली कंडीशन हो गई जब सिलिका की मात्रा कम है, पतला है। जब कम होगी तो डाइल्यूट होगा, पतला होगा तो बह जाएगा। जैसे सपोज कर लीजिए कि एक पानी वाला पाइप है और उस पाइप का एक सिरा हम पकड़े हैं, दूसरा सिरा हमने टोटी से कनेक्ट कर दिया। अब टोटी को हमने ऑन कर दिया, क्या होगा, इस टोटी से पानी पाइप में आएगा और पाइप से पानी ऊपर जाएगा। और अगर हम बिल्कुल फ्लो फोर्स ना करें, दबाएं ना इस पाइप को, तो पानी अपनी स्पीड में ऊपर जाएगा, लेकिन एक समय आएगा कि हर तरफ वो जैसे फाउंटेन बहते हैं सब तरफ पानी गिरेगा, लेफ्ट राइट बहेगा, आपकी तरफ और हमारी तरफ भी आएगा। यानी पानी हर एक ऊपर जाने के बाद सभी दिशाओं में नीचे की ओर गिरता है, फाउंटेन जैसे होते हैं। वैसे ही ये हर तरफ, अब इसमें तो 2D चित्र है, हम दिखा नहीं पा रहे हैं 2D के अलावा, यानी कुछ मैग्मा हमारी लावा हमारी तरफ भी आएगा और कुछ अपोजिट डायरेक्शन में भी जाएगा। जैसे ये मान लीजिए माउथ है, ये माउथ है और ये हमारी ओर भी आएगा, आपकी ओर भी आएगा, इधर यानी राइट और लेफ्ट भी आएगा। तो हमने लेफ्ट और राइट का तो दिखाया है, लेकिन अपनी ओर और पीछे की साइड में हमने नहीं दिखा पाए। क्यों? क्योंकि हमको 2D चित्र ही हमने बनाया, ठीक है, 3D नहीं है ये। तो सपोज करिएगा जैसे हमने बताया तो समझ जाएंगे। तो पहली कंडीशन ये हो गई। अब दूसरी कंडीशन है कि यदि लावा में, अभी क्या था, सिलिका कम थी, अब दूसरी कंडीशन है जब लावा में सिलिका की मात्रा ज्यादा है। कंडीशन नंबर 2, लावा में सिलिका ज्यादा हो। जब सिलिका ज्यादा होगी तो क्या होगा, माउंटेन्स बनेंगे। कौन से माउंटेन? वॉल्केनिक माउंटेन। वॉल्केनिक माउंटेन का मतलब, वॉल्केनिक माउंटेन यानी ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण होगा, जैसे बता रहे हैं। जैसे यहां से मैग्मा ऊपर की ओर बढ़ेगा, लेकिन फ्लो बनाएगा, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, स्टीम, इनसे रिएक्ट करेगा और ये बहुत तेजी के साथ ऊपर की ओर फ्लो करेगा। फ्लो करने के बाद एक ऐसा मोमेंट आएगा जब ये वापस पृथ्वी की सतह पर आएगा तो कुछ ऐसी संरचनाएं बनेगी। और जब ऐसा बनेगा तो क्या होगा भाई, लावा है, बार बार निकल रहा है, तो ये फिर से ऊपर जाएगा, ऊपर तक जाएगा और अब इस लेयर के ऊपर दूसरी लेयर लगाएगा, ऐसे तो बहेगा, और एक लेयर इधर जाएगी, लेयर के ऊपर लेयर, फिर जाएगा, फिर क्या होगा, ये अब इस लेयर के ऊपर एक तीसरी लेयर लगेगी। मतलब एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, दूसरी के ऊपर तीसरी लेयर, तीसरी के ऊपर चौथी लेयर, ऐसे लेयर्स बनाएगा।
यानी यहां पर कुछ अगर ध्यान से देखा जाए तो कुछ ऐसी संरचना बनने वाली हम बना रहे हैं, जैसी ये कुछ ऐसी संरचना बनती है, ठीक है, ये एक ऐसी संरचना बन रही है। ये कुछ ऐसी एक डिजाइन, एक आकृति बनती है, क्योंकि ज्योग्राफी में दोस्तों जितना अच्छे से मैप आपको समझ में आ जाएगा उतना ही ज्योग्राफी आसान लगेगी, नहीं तो ज्योग्राफी आसान नहीं लगेगी। और हम चाहते हैं कि आपको ज्योग्राफी एकदम हलवा लगे, एकदम थाली में परोसी हुई, जैसे थाली में भोजन परोस के देते हैं बढ़िया फेवरेट वाला, वैसे ही कटोरी में बढ़िया हलवा दे रहे हैं जो आपको फेमस है, पसंद है, फेवरेट है। तो ये कुछ ऐसा दिखता है। ऐसी कुछ आकृति दिखेगी। अब ये माउंटेन है और ये जमेगा, जमेगा तो क्या होगा, सॉलिड दिखेगा। और जब ये सॉलिड दिखेगा तो लगेगा कि एक माउंटेन बन गया है, ठीक है। अब फिर से देखिए, यहां से ऊपर मैग्मा जाएगा, मैग्मा यहां तक था, ऊपर लावा जाएगा और लावा जाने के बाद एक लेयर अब इधर बह जाएगी, अब ज्यादा समझ में आएगा, एक लेयर इधर बह जाएगी और एक लेयर इस लेयर के ऊपर लग जाएगी, मतलब लेयर के ऊपर जाएगा और लेयर के ऊपर लेयर लगाता चला, फिर जाएगा, अब उस लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, फिर जाएगा, फिर तीसरी लेयर, ऐसे ही हर समय एक एक लेयर बनती चली जाएगी और लेयर के ऊपर लेयर लगती चली जाएगी, ठीक। अब क्या होगा, निकलता रहेगा लावा, निकलता रहेगा, निकलता रहेगा, निकलता रहेगा, लेकिन एक ऐसा मोमेंट आएगा, एक ऐसा क्षण आएगा, एक ऐसा समय आएगा, एक ऐसा पल आएगा कि जब इस लावा का निकलना बंद होगा। और जब लावा निकलना बंद होगा तो क्या होगा, यहीं से ये सूखने लगेगा। अब देखो मैं दूसरे कलर से बना रहा हूं ताकि समझ में आए कि क्या होगा। अब यहां से क्या होगा, यहां से श्रिंकिंग शुरू होगी, सिकुड़ना शुरू होगा, और ये सिकुड़ते 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 ऊपर तक पूरा सिकुड़ जाएगा, यानी सूख जाएगा। ये पूरा एरिया ऐसे ये सूख जाएगा, और जब सूख जाएगा तो ये ब्लॉक हो जाएगा, पूरा ब्लॉकेज हो जाएगा। ब्लॉकेज हो जाएगा तो ये श्रिंक करेगा, भाई गीला होगा, सेमी लिक्विड कंडीशन में है, और जब गीला होगा तो बहुत तेजी से ये अपनी ऊर्जा को एमिट करेगा। जैसे मान लीजिए अंदर से निकला तो टेम्परेचर 1000 से 1200 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन जैसे ही जमीन के ऊपर आएगा बहुत तेजी से ठंडा होने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। हो सकता है जब ये वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा हो उस जगह का जो क्लाइमेट है वो जाड़े वाला हो, शीत ऋतु हो सकता है वहां पर रेनफॉल हो रही हो सकता है वो अंटार्कटिका जैसा क्षेत्र हो, यानी पहले से टेम्परेचर माइनस में है, हर जगह स्नो ही स्नो है, तो जैसे ही ये जाएगा बहुत तेजी से ठंडा होगा। हो सकता है ये वॉल्केनिक इरप्शन किसी आइलैंड पे हो रहा हो, यानी जैसे ही लावा निकलेगा पानी के संपर्क में आने से बहुत तेजी से ठंडा होगा तो जमेगा। ये एक अलग बात है कि पानी वाटर वेपर बन के उड़ जाएगा क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। तो अब क्या होता है, अगला स्टेप देखिए, अगला क्या होता है कि इसमें यहां पर जब लावा निकलना बंद होगा तो यहीं से श्रिंक होना शुरू होगा, सिकुड़ेगा, सिकुड़ेगा, ये सूखता जाएगा, ठंडा होगा, श्रिंकिंग होगी, तो ये सिकुड़ेगा, तो यहां पर एक ऐसी संरचना बन जाती, देखिए ध्यान से, कुछ ऐसी संरचना बनती। ये कुछ ऐसी हम बना दे रहे हैं, टेंशन ना लीजिए। ये कुछ एक ऐसी संरचना बनती, देखिए 3 संरचनाएं बनती, हम एक ही बना रहे हैं। एक तो ऐसी बनेगी, ठीक, इसके ऊपर एक दूसरी लेयर बनेगी, दूसरी संरचना बनेगी। हम तीनों संरचना बना देते हैं, फिर उनके बारे में भी बता देंगे। दूसरी एक ऐसी संरचना बनेगी, यानी इसके ऊपर एक तीसरी संरचना बनेगी, इससे भी छोटी, यानी
कुछ छोटी कुछ बड़ी ऐसी संरचना, ना समझ में हम फिर से बना दे रहे, देखिए कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, श्रिंकिंग होगी, और श्रिंकिंग होने से ये सिकुड़ेगा, और सिकुड़ेगा तो संरचना बन रही, देखिए कैसे। सबसे ऊपर एक संरचना यहां बनेगी, ऊपर एकदम टॉप पे, ये जो टॉप पे संरचना बनेगी इसी को हम कहेंगे एक क्रेटर है। जैसे आपने गांव में देखा होगा एक फनल शेप होती, कुप्पी होती है तेल डालने वाली, जैसे लोग इंजनों में डालते हैं, पहले स्टोव में डालते थे, तो एक कीप के आकार की, जैसे आपने अगर टेस्ट ट्यूब, जैसे परखनली में आपने अगर केमिस्ट्री की लैब में आपने प्रैक्टिकल किया होगा तो आपने देखा होगा कि एक टेस्ट ट्यूब के अंदर केमिकल डालने के लिए हमको एक कीप की जरूरत पड़ती, कुप्पी की जरूरत पड़ती, तो ये वही है, ठीक है। तो ये एक कुप्पी है समझ लीजिए, और एक कुप्पी की आकृति बनती है नहीं, आकृति संरचना बनती है, इसी आकृति या संरचना को हम क्रेटर कहते हैं, क्रेटर है, ये एक क्रेटर बनता है। अब आप सोचिए कि अगर इस क्रेटर में रेनफॉल हो जाए ऊपर से, और इस क्रेटर के अंदर पानी भर जाए, ठीक है, फनल शेप है, फनल शेप माने कीप की संरचना, और इस फनल शेप के अंदर अब चूंकि सूख चुका है पूरा, सूखने के बाद क्या होगा, सूखने के बाद यहाँ पर एक पानी का अगर वर्षा हो, उस समय बरसात हो जाए तो पानी भर जाएगा, अंदर नहीं जाएगा क्योंकि पूरा सॉलिड हो चुका है, श्रिंकिंग की वजह से सिकुड़ चुका है, और ऊपर से सूख भी चुका है, इसीलिए एक कीप के आकार की जो संरचना बनेगी, पानी भरेगा तो उसमें भर जाएगा, कहीं जाएगा नहीं, पहाड़ के ऊपर है और ये पानी भरता जाएगा, और ये एक आकार बन जाएगा जो हम कहेंगे ये क्रेटर है, एक बड़ी सी लेक जैसी बन जाएगी। अगर लेक बन जाएगी और ऐसे खाली स्थान है तो हम उसको क्रेटर कहेंगे, और अगर पानी भर जाए उसी में तो हम उसी को क्रेटर झील यानी क्रेटर लेक कहेंगे। तो पहली तो संरचना ये हो गई। अब देखिए दूसरी संरचना क्या बनेगी, दूसरी संरचना इससे थोड़ी बड़ी बनेगी, यानी कुछ ऐसी, ये कुछ ऐसी संरचना बनेगी। इस संरचना को हम लोग कॉल्डेरा कहते हैं, इसका नाम है कॉल्डेरा। ये कॉल्डेरा कहलाता है, यानी छोटी आकृति जो टॉप पर होती है छोटी है तो उसको हम क्रेटर कहते हैं, लेकिन अगर उससे बड़ी संरचना है तो उसे हम कॉल्डेरा कहते हैं। इसी में एक तीसरी और कंडीशन आती है, अगर इसी में एक तीसरी कंडीशन आती है जो इन सबसे बड़ी आकृति बनती है उसे हम लोग सुपर कॉल्डेरा कहते हैं। लेकिन सुपर कॉल्डेरा बताने के पहले थोड़ा कॉल्डेरा के बारे में भी जान लीजिए। कॉल्डेरा के दो उदाहरण हैं जो बहुत फेमस हैं, कॉल्डेरा में दो एग्जाम्पल हैं। जैसे इसी का एक एग्जाम्पल है, इसका नाम है इरा कॉल्डेरा, इरा कॉल्डेरा, और दूसरा है वैलिश कॉल्डेरा, वैलिश कॉल्डेरा। जहां इरा कॉल्डेरा जब यूएसए में है, जापान में है, वहीं पर वैलिश कॉल्डेरा यूएसए में है, ठीक है। और अब हम लोग बात करेंगे सुपर कॉल्डेरा की। तो ये जो सुपर कॉल्डेरा है, ये जो सुपर कॉल्डेरा है, दुनिया में जितने भी कॉल्डेरा होंगे उनमें से एक ऐसा कॉल्डेरा होगा जो सबसे बड़ा होगा, और जो सबसे बड़ा कॉल्डेरा होगा उसी को हम लोग सुपर कॉल्डेरा कहेंगे, सुपर कॉल्डेरा, सुपर कॉल्डेरा। और जो सुपर कॉल्डेरा होगा वो तो एक ही होगा, सभी कॉल्डेरा में सबसे बड़ा होगा, और उसी को दोस्तों हम लोग तोबा लेक कहते हैं, तोबा लेक के नाम से जानते हैं, तोबा लेक। और ये जो तोबा लेक है ना, ये इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया की तोबा झील दुनिया का सबसे बड़ा सुपर कॉल्डेरा है, याद रहेगा, सबसे बड़ा सुपर कॉल्डेरा तोबा लेक है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, ध्यान से देख लीजिए। सबसे ऊपर जो बनेगा उसको हम लोग क्रेटर कहेंगे,
दो प्रकार के क्रेटर होते हैं। एक हमने आपको एक और याद आ रहा होगा जब हमने बताया था, जब उल्का पिंड पृथ्वी पर हिट करते हैं तो एक बड़ा सा गड्ढा बनाते हैं, उसको भी हम लोग क्रेटर कहते हैं। लेकिन क्रेटर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जो वॉल्केनिक माउंटेन की पीक पर बनता है, वो भी क्रेटर है, ये लावा से बना है। लेकिन दूसरा उल्का पिंड यानी मिट्योराइट्स के पृथ्वी पर हिट करने से बनता है, वो भी क्रेटर होता है। लेकिन दोनों के बनने में अंतर है, बनने की प्रक्रिया में अंतर है, अलग अलग है दोनों। दोनों का नाम सेम है लेकिन प्रक्रिया दोनों की अलग है। एक बन रहा है लावा से वॉल्केनिक इरप्शन में, और दूसरा बन रहा है उल्का पिंड के पृथ्वी पर टकराने से। ठीक है, तो यहां पर समझ में आया क्रेटर, कॉल्डेरा और सुपर कॉल्डेरा क्या है। दुनिया में एक ही सुपर कॉल्डेरा है जिसका नाम है तोबा झील, तोबा लेक, और तोबा लेक है इंडोनेशिया में। ठीक है, इंडोनेशिया की तोबा झील जो है सबसे बड़ा सुपर कॉल्डेरा है। अब हम लोग इसके आगे बात करेंगे कि जो वॉल्केनो होते हैं, वॉल्केनो तीन प्रकार के होते हैं। कितने टाइप? 3 टाइप्स, 3 प्रकार। और 3 प्रकार में जो सबसे पहला प्रकार है नंबर 1, इसको हम लोग कहते हैं एक्टिव वॉल्केनो। एक्टिव वॉल्केनो, एक्टिव वॉल्केनो। एक्टिव वॉल्केनो का मतलब होता है सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी। और इसी सक्रिय ज्वालामुखी का एक दूसरा नाम है जागृत ज्वालामुखी। सक्रिय कहो या जागृत कहो, सक्रिय ज्वालामुखी या जागृत ज्वालामुखी, ये एक प्रकार है, पहला टाइप नंबर 1, चाहे सक्रिय कहो चाहे जागृत कहो। ठीक, अब टाइप नंबर 2, दूसरा टाइप। दूसरा जो टाइप है इसको हम लोग कहते हैं डोरमेंट वॉल्केनो। डोरमेंट वॉल्केनो, डोरमेंट वॉल्केनो को हिंदी में हम लोग कहते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी। और इसी सुषुप्त ज्वालामुखी का एक दूसरा नाम है प्रसुप्त ज्वालामुखी। सुषुप्त कहो या प्रसुप्त कहो, प्रसुप्त ज्वालामुखी। सुषुप्त या प्रसुप्त ज्वालामुखी। और तीसरा होता है नंबर 3, टाइप नंबर 3, नंबर 3, ये जो 3 नंबर है इसको बोलते हैं एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट, या इसी का एक दूसरा नाम है डेड, एक्सटिंक्ट या डेड, डेड वॉल्केनो, डेड वॉल्केनो। हिंदी में इसी को एक्सटिंक्ट का मतलब होता है शांत, शांत, और डेड का मतलब होता है मृत। तो हम कह सकते हैं शांत या मृत ज्वालामुखी। शांत या मृत ज्वालामुखी, ये 3 टाइप के एग्जाम्पल हैं वॉल्केनो के। 3 प्रकार के ज्वालामुखी पाए जाते हैं। एक होते हैं एक्टिव, दूसरे होते हैं सुषुप्त या प्रसुप्त, और तीसरे होते हैं शांत या मृत ज्वालामुखी। तो 3 टाइप के एग्जाम्पल हैं जो हमको पढ़ने हैं। ठीक है, अब सबसे पहले बात आती है एक्टिव वॉल्केनो की। तो दोस्तों जो एक्टिव वॉल्केनो होते हैं ये वो ज्वालामुखी होते हैं जिनके आने का समय निश्चित होता है। यानी ऐसे ज्वालामुखी जिनके आने का समय निश्चित होता है, ये कभी भी अपने निश्चित समय से पहले कभी भी नहीं आते। मतलब एक समय, एक टाइम इंटरवल फिक्स है, उस फिक्स टाइम इंटरवल पर ही आएंगे। और इनका ये जो फिक्स टाइम इंटरवल है ये फिक्स इतना होता है कि हो सकता है कि ये 1 घंटे बाद आ रहे हो, यानी हर 1 घंटे पे आ रहे हो सकता है कुछ मिनटों पे आ रहे हो, जैसे मान लो 10 मिनट है तो फिक्स टाइम इंटरवल है कि 10-10 मिनट के समय अंतराल पर ही आएंगे।
ना तो 9वें मिनट आएंगे ना तो वो 11वें मिनट आएंगे, एक टाइम इनका फिक्स है, उसी फिक्स टाइम पर आएंगे, यानी इनके रिपीट होने का जो टाइम है वो फिक्स है पहली बार। अब ये फिक्स टाइम कुछ मिनट भी हो सकता है, कुछ घंटे भी हो सकता है, कुछ मंथ भी हो सकता है, कुछ ईयर भी हो सकता है 10-10 साल पे आते हो सकता है 5-5 साल पे आते हो सकता है 6-6 महीने पे आते हो सकता है 2-2 महीने पे आते हो सकता है हर एक महीने पे आते हो। जिस समय आ जाएंगे उसी डेट को उसी समय अगले महीने फिर आएंगे, फिर रिपीट करेंगे, यानी हर एक एक मंथ पर रिपीटेशन होता रहेगा। हो सकता है 1-1 घंटे पे आते हो तो हर 1 घंटे पे रिपीट होंगे, ऐसा होते हैं बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कुछ मिनटों पे आते हैं, बताएंगे हम अभी। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में एक्टिव वॉल्केनो की। तो हम लोग एक्टिव वॉल्केनो लिख रहे हैं, ठीक है, एक्टिव वॉल्केनो यानी सक्रिय ज्वालामुखी। तो सक्रिय ज्वालामुखी की बात करते हैं, एक्टिव वॉल्केनो। दोस्तों जो एक्टिव वोल्केनो हैं हमने बताया कि इनके रिपीटेशन का टाइम फिक्स होता है, अपने फिक्स टाइम इंटरवल के पहले कभी नहीं आते। तो इसी में एक सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका उदाहरण है माउंट एटना। अब देखो माउंट को हम लोग MT से लिख सकते हैं, MT का मतलब माउंट, यहां लिख देते हैं MT इज इक्वल टू माउंट। माउंट या माउंटेन कहो या शॉर्ट में माउंट कह लो, तो ये माउंट है यानी माउंटेन है। माउंट क्या है? एटना नाम है इसका, एटना माउंटेन, एटना पर्वत। और इस एटना पर्वत की अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये इटली देश में, इटली देश का माउंट एटना जो है वो इटली में है। और यहां पर पिछले 2500 वर्षों से वॉल्केनिक इरप्शन हो रहे हैं। 2500 साल से ज्वालामुखी उद्गार हो रहे हैं। 2500 साल बहुत होता है, पिछले 2500 सालों से वॉल्केनिक इरप्शन हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं, ठीक है। फिक्स टाइम इंटरवल है, सबका फिक्स टाइम इंटरवल है, कोई भी अपने फिक्स टाइम इंटरवल के पहले नहीं आ सकता, नियम है। अब देखिए दूसरा है, इसी में एक नंबर 2 आता है स्ट्राम्बोली। जैसे अभी हमने बताया था आपको कि हर कुछ मिनट पे भी आते हैं, तो ये वही है स्ट्राम्बोली। और जो स्ट्राम्बोली है ये भी इटली में है, इटली देश का स्ट्राम्बोली जो ज्वालामुखी है ये एक द्वीप पड़ता है, उस द्वीप का नाम है लिपारी आइलैंड। क्या नाम है? लिपारी द्वीप। तो ये लिपारी द्वीप पर यहां लिख देते हैं लिपारी आइलैंड। दोस्तों आइलैंड का मतलब होता है द्वीप, आइलैंड का मतलब द्वीप, जैसे अंडमान निकोबार हमारे आइलैंड है। तो ऐसे ही जो लिपारी द्वीप है, इस लिपारी द्वीप के ऊपर स्ट्राम्बोली। अब फेमस क्या है इस स्ट्राम्बोली में? फेमस ये है कि यहां से प्रत्येक 15-15 मिनट पर, प्रत्येक 15-15 मिनट पर ज्वालामुखी उद्गार होते हैं, ज्वालामुखी उद्गार होते हैं। हर 15 मिनट पर, हर 15-15 मिनट पर वॉल्केनो आ रहे हैं, यानी इसीलिए, और चूंकि इसकी लोकेशन जो है वो भूमध्य सागर के अंदर है। भूमध्य सागर के अंदर देखो, इटली देश जो है भूमध्य सागर के नॉर्थ में है, जानते हैं आप। और उसी इटली के कई सारे आइलैंड ऐसे हैं जो मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर के अंदर है। और जब भूमध्य सागर के अंदर होंगे और स्ट्राम्बोली जैसा यानी लिपारी आइलैंड है वो इटली का है, और लिपारी आइलैंड के ऊपर एक ज्वालामुखी पर्वत है जिसका नाम है स्ट्राम्बोली। और इसी स्ट्राम्बोली से हर 15-15 मिनट पर ज्वालामुखी उद्गार होते हैं, वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं। तो देखने पर ऐसा लगता है कि एक लाइट हाउस है,
चूंकि ये भूमध्य सागर में है इसीलिए इसका एक नाम दिया गया लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी, यानी भूमध्य सागर का इसका नाम दिया गया भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। प्रकाश स्तंभ, प्रकाश स्तंभ का मतलब लाइट हाउस से है, लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। किसे कहते हैं? स्ट्राम्बोली को। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्राम्बोली, इसलिए क्योंकि हर 15-15 मिनट पर ज्वालामुखी उद्गार हो रहे हैं, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत में भी एक पाया जाता है, भारत का भी चलिए डिस्कस कर लेते हैं। भारत में एक वॉल्केनो है, वॉल्केनिक माउंटेन है, जहां एक्टिव है, यानी वहां से हर एक टाइम फिक्स टाइम इंटरवल के बाद वॉल्केनिक इरप्शन होता है, जो कि अंडमान निकोबार में है। उसका नाम है बैरन द्वीप, बैरन आइलैंड, बैरन द्वीप। और ये जो बैरन द्वीप है ये अंडमान एंड निकोबार में है, अंडमान एंड निकोबार। भारत का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी, भारत का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी है, मतलब भारत में इसके अलावा और कोई एक्टिव नहीं है, डोरमेंट है लेकिन एक्टिव कोई नहीं है। एक्टिव सिर्फ और सिर्फ एक है जिसका नाम है बैरन द्वीप या बैरन आइलैंड। अगला हम बात करते हैं कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी। और कोटोपैक्सी जो है ये इक्वेडोर में है, इक्वेडोर। इक्वेडोर दोस्तों एक कंट्री है, एक देश है, और इक्वेडोर जो है वो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का एक छोटा सा देश है। इक्वेडोर नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस देश से इक्वेटर लाइन गुजरती है। इक्वेटर लाइन का मतलब होता है 0 डिग्री लैटिट्यूड यानी अक्षांश रेखा, जैसे आप भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। तो ये कोटोपैक्सी है। अगला मोना लोआ, मोना लोआ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोना लोआ, मोना लोआ जो है वो हवाई द्वीप में है। मोना लोआ की लोकेशन की बात करें तो हवाई में है, हवाई आइलैंड, हवाई आइलैंड। और दोस्तों ये जो हवाई आइलैंड है वो ये वाला यूएसए में आता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। हवाई द्वीप यूएसए का एक पार्ट है। अगला माउंट इरेबस, माउंट इरेबस। और माउंट इरेबस अंटार्कटिका में पड़ता है। अंटार्कटिका एक कॉन्टिनेंट है जो अर्थ के साउथ पोल पर स्थित है, अर्थ के साउथ पोल पर स्थित है इरेबस यानी माउंट इरेबस। अगला लॉन्गिली एंड बगाना, लॉन्गिली एंड बगाना, लॉन्गिली एंड बगाना, ये है पापुआ न्यू गिनी में, पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी। अगला समेरू, एक बहुत फेमस, जैसे अभी हमने इंडोनेशिया के बारे में बात किया था कि तोबा झील है, वैसे ही एक आइलैंड, एक वॉल्केनो है जिसका नाम है समेरू। 3 है एक्चुअली में, तीनों लिख देते हैं, समेरू, दुकानो, मेरापी। समेरू, दुकानो, मेरापी, ये तीनों पड़ते हैं इंडोनेशिया में।
इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में तीनों हैं, लेकिन ये जो मेरापी है ये बहुत फेमस है। क्यों फेमस है देख लीजिए। ये जो मेरापी है अभी कुछ समय पहले ये चर्चा में बना था। क्यों? क्योंकि अभी यहां पर वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था। यानी अभी ये ज्वालामुखी उद्गार हुआ है, कुछ समय पहले चर्चा में था। इसीलिए ऐसी चीजें बहुत ध्यान देने वाली हैं कि यहां पर ये सवाल पूछ सकता है कहां से संबंधित है मेरापी। यानी मेरापी जो ज्वालामुखी है या माउंट मेरापी है, इसका संबंध किस देश से है? तो जो माउंट मेरापी है इसका संबंध इंडोनेशिया से है। और इसी इंडोनेशिया में दुनिया में एकमात्र, दुनिया का एकमात्र या दुनिया में एकमात्र सुपर कॉलेरा पाया जाता है, जिसका नाम है तोबा लेक। तोबा लेक या तोबा झील नाम का एक सुपर कॉलेरा पाया जाता है। दोस्तों दूसरा जो है, दूसरे की बात हम करते हैं, नंबर 2, टाइप नंबर 2, डॉर्मेंट, डॉर्मेंट वॉल्केनो। डॉर्मेंट वॉल्केनो का मतलब ऐसे ज्वालामुखी जिनके आने का समय कोई निश्चित नहीं होता, ये कभी भी किसी भी समय आ जाते हैं, और जब आते हैं तो भयानक तबाही लाते हैं, भयंकर तबाही लाते हैं। ठीक है, तो डॉर्मेंट की हम लोग बात करते हैं। डॉर्मेंट में भारत में एक ऐसा है जो डॉर्मेंट है, यानी सुषुप्त ज्वालामुखी। डॉर्मेंट माने सुषुप्त, सुषुप्त, सुषुप्त ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी। और सुषुप्त ज्वालामुखी में भारत में है नंबर पहला, यानी भारत का जो भारत में है ये अलग चीज है। भारत में जो है उसका नाम है, अंडमान निकोबार में है, उसका नाम है नॉरकोंडम। नॉरकोंडम, नॉरकोंडम भी अंडमान निकोबार में है, अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार में, अंडमान और निकोबार में भारत का सुषुप्त ज्वालामुखी पाया जाता है। ठीक है, अगला क्राकाताओ, क्राकाताओ, क्राकाताओ या क्रैकेटाओ। क्रैकेटाओ जो है वो इंडोनेशिया में पाया जाता है, बहुत फेमस है ये भी। तो ये तो कुछ उदाहरण हो गए डॉर्मेंट के। अब हम लोग बात कर लेते हैं डेड के, डेड मृत ज्वालामुखी, डेड या मृत। मृत क्या होते हैं? मृत ज्वालामुखी जो होते हैं ये मर चुके हैं, यानी कभी भी भविष्य में इनसे वॉल्केनिक इरप्शन नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। जैसे देमबंद, एक ज्वालामुखी इसका नाम है देमबंद, और दूसरा है कोह सुल्तान, कोह सुल्तान, और ये दोनों ही ईरान में पाए जाते हैं। देमबंद और कोह सुल्तान ईरान में पाए जाते हैं। अगला है चिम्बाराजो, चिम्बाराजो नाम है उसका, लिख दे रहा हूं, चिम्बाराजो। और चिम्बाराजो जो है बहुत फेमस है चिम्बाराजो, और चिम्बाराजो इक्वेडोर में पड़ता है, जिसकी अभी हम लोग बात कर रहे थे इक्वेडोर की। इक्वेडोर साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का एक कंट्री, इक्वेडोर। चिम्बाराजो इक्वेडोर में है। अगला माउंट पोपा, माउंट पोपा, माउंट पोपा, और जो माउंट पोपा है ये म्यांमार में है। तो आपने देखा कि ये जो वॉल्केनो हैं ये कुछ एक्टिव होते हैं, कुछ डॉर्मेंट होते हैं, और कुछ डेड भी होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। आशा करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा।
अगर अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।